शिद्दत यार किस नंबर 28। मेरी बेशर्मियाँ तुम कल देखो, अगर मेरी बेशर्मियों ने तुम्हें सिसकने पर मजबूर न कर दिया और 5 वक्त की नमाज को फ्रेश होने के बाद पढ़ने पर मजबूर न हो जाओ तो फिर क्या। उसकी सरगोशों में बोलते हुए बाप ने एक हाथ उसकी कमर को दिखाया। दूसरे हाथ से आराम से खाना खा रहा। देखने वालों को तो अंदाजा तक नहीं था कि ये बेशर्म इंसान दूसरे हाथ से कौन सा दिल खिला रहा। हाथ इसने इस अंदाज से दुपट्टे के नीचे से घुसा रखा था कि किसी को शक तक नहीं हो सकता। और बेचारी चाहकर भी अपने दिफाक में कुछ नहीं कर सकती। गोरे की जान तो इस वक्त निकली जब इसने खाना खाते हुए फिर बाकी से इसकी कमर पर लगे हुए जिप को खोल दिया। पूरी न हिल सकती थी न कुछ बोल सकती थी। इसके गले से थूक निकलते नीचे नहीं उतर रही। तो वो इस इंसान का क्या कर जो इस वक्त कितने लोगों के सामने बैठा हुआ था और हरकतें इतनी छिचोरी जैसे अकेला बैठा था। बालाज जी हो बेबी, ये बेगैरती बंद करो। जब बंद करूंगी वो शर्म से लाल होते हुए रोने वाली शक्ल बनाए हुए बैठी सामने देख रही थी। नहीं अभी नहीं करूँगा, आराम से खाना खा और मुझे भी खाना। इतनी मखमली कमर है तुम्हारी कि मेरा हाथ भी सर रहा। कौन सा मस्त ऐसे लगाती हो डार्लिंग। इसकी कमर पर खुली हुई जिप के अंदर अपना भारी खुरदरा हाथ डाले हुए इसकी जान निकाल। बेचारी खाना खाती तो कैसे खाती मगर उसके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं और ऊपर से इंतहा ये तीख चम्मच से खुद उसे खाना खिला जैसे बड़ी मोहब्बत निछावर कर रहा। हालांकि ये सब कुछ उसे जलील करने के लिए कर रहा था। जानता था इस वक्त तो हुर्रियत की हालत है, ना वो किसी को बता सकती है ना दिखा सकती है। ऐसे में वो फुल ऑन एंजॉय कर रहा है। लैला मजनू की जोड़ी बनकर एक निवाला खुद लेता और एक इसके मुंह में डाल देता। कोरिया को इतनी शर्म आ रही थी कि सामने उसके भाई इसके बाबा सब चलते फिरते हुए देख रहे। मगर वो क्या बताती कि सब कुछ वो खुशी से नहीं करे। खाना खाने के बाद अपनी मर्जी से इसने अपना हाथ हटाते हुए जिप को बंद किया। कोरिया के तो तोते उड़े हुए तलाश की इस कदर इसकी इस बेशर्मी वाली हरकत से खिलती गुलाबी रंगत सर पड़ चुकी थी। बड़ी धूमधाम से महफिल की रस्म अदा करने के बाद सब अपने अपने घरों से फिर लगे। पूर्वी भी आज की रात दिल पर जबर करती। सबर करना, बस आज की रात पूरी है। कल रात को मेरे बिस्तर पर मेरी बाहों के हसार मेरी मर्जी से सोना, पता नहीं सोना नसीब होगा या नहीं। उठते हुए बालाज ने एक बार फिर उसे गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर दिया। पूरी की इसने वो हालत बना रखी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्माए या गुस्सा। दूसरी तरफ सिमर को असलान ने फोन करके घर के अंदर बुलाया। सिमर ने साफ इनकार किया कि वो नहीं आई थी और वो सच में नहीं गई। जाने की तैयारी हो चुकी थी। बराज अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल चुका था। अजलान को सिमर पर इस कदर गुस्सा था कि बयान नहीं कर सकता। सिमर बहुत खूबसूरत लग रही येलो कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने है। इसके भरे भरे वजूद को सीने से लगाने की जो चाहत थी अजलान के दिल के अरमानों को अधूरा छोड़कर रख दी। कल की तैयारी के लिए सब लोग अपने अपने रूम्स में जा रहे थे ताकि आराम कर सकें। टाइम काफी ज्यादा होता है। कहाँ चली यार रफ्तार। सारा जो चेंज करने के लिए हाथ में नाइट सूट पकड़े हैं वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा रही। फरसान इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए बाहों के घेरे में कस दिया। वजह मैं बहुत थक गई हूँ चेंज करने। थक तो मैं भी गया हूँ यार रफ्तार। मेरा यार आज इतना हसीन लग रहा था कि पता नहीं मैंने अपने दिल पर कैसे जगह किया। रुककर गाल को सुनते हुए खुमार लहजे में आंखें बंद किए खड़ा। मन्नत ने डांस में जरा कामदार लहंगा और प्लेन कुर्ती पहन रखी। हैवी दुपट्टे के साथ बड़े बड़े गोल के झुमके पहने हुए माथे पर टीका सजाए क्या बता रही। रिश्तान तो इसके ज्यादा के रूप में भी इसका रिवाज और आज तो वो सज धज कर सारा दिन इसके साथ घूमती रही। वरसाना अपने दिल के बेकाबू धड़कनों को बड़ी मुश्किल से लगाम डाल रही। वरसाना अपनी बहन की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। सारा दिन वो बहुत मसरूफ रहा। अपने यार की तारीफ करने का मौका ही नहीं मिल सका था। मगर जितनी बार उसके पास से गुजरी वरसान की नजर अब अश्क पर उतरी और रूम तक आने का इसने पता नहीं कैसे इंतजार किया। अब उसका यार चेंज करने के मूड में था। आप छोड़े मुझे, मैं आपसे नाराज। मुंह फुलाए हुए मन्नत उसके हाथों से निकलने की फजूल कोशिश कर रही। मेरा यार मुझसे नाराज था मगर क्यों। कार की कुर्सी से इसके मख्तली कार के साथ सकते हाथ धड़कनों पर रखे हुए थे। फिर सुबह से तैयार होकर घूम रही। आपको मैं कहीं नजर नहीं। आपने एक तरह से मुझे देखा था कि क्या मेरी तकलीफ थी। अगर मैं कहूँ कि मेरी यार से मेरी नजरें हट ही नहीं रही तो झूठ बोल रहे हैं। मैं सारा दिन आपकी तारीफ के लिए तरसती रही और मुझे आपकी बात नहीं कर। हाय यार नाराज में सर अफसोस था। गलती नहीं है फिर भी पूरे दिल से तस्लीम करते थे यार के सामने सर खम कर। जब तक मेरा यार मानते रहेगा मनाता रहेगा। मगर तुमसे बात ना करूँ ये बात गलत है। न तुम मेरी हंसात से निकल कर जा सकती हो और न मुझसे बात करने की इजाजत कर सकती।
उसी गुड़िया की तरह गोद में ऊपर जाने उठाते हैं सुबह के साथ लगा कर फिर पर जी मुझे सोना है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आपका तो कभी भी रात को सोने का इरादा नहीं होता। प्यारे विजदान जब पता है तो फिर बहस कैसे? मैं आपसे नाराज हूँ, आप आज मेरे काफी नहीं। आंखों में शर्मा भर के रंगते ही शिद्दतों से इनकार किया जाएगा। बेफिक्र हो प्यारे विजदान, जानता हूँ बच्ची का प्यार इसके यार को मैग्नेट की तरह अपनी जान। मैं भी देखता हूँ कितनी देर मेरा यार इस राशि को बरकरार रख सकता है। वादा करता हूँ जब तक नाराज होगी शिद्दतों को लगातार करें। आप शिद्दतें लगाने के लिए पहले अपनी आँख को मनाया, फिर बात नजर से देखते हुए इसकी पंक्तियों को लगों पर झुकाए कैद में ले गया। आपने क्या करूँ, मुझे इतनी भूख लगी है और इस नए घर में छोड़कर पता नहीं कहाँ जाऊँ। कभी डॉक्टर करके मारता, कभी डरा कर मारता। अब और कोई नया तरीका नहीं मिला तो भूखा प्यासा रखकर मार। मुझे कब से रूम में बैठी हुई थी मगर रात रूम में नहीं आया तो वो खुद से ही बड़बड़ाकर बातें करी। अल्लाह मियाँ क्या करूँ, अगर बाहर जाऊंगी तो फिर खौफनाक आंखों से घूर घूर कर देखना शुरू करूँ। जब मैंने कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर कमरे से बाहर कदम मत रखें, तो छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऊंची आवाज में सोफे पर बैठी मुंह की जावे उतार दी। राखी नजर उतार दी। इस बात से बेखबर कि उसके पीछे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बुराक ने इस अमल को बखूबी देखा। दोपहर की मुस्कुराहट बुराक के दिल को लबों को छू कर गुजर। वो बाहर से बहुत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। इतना शदीद गुस्सा कि वो फोन दीवार पर मारकर तोड़ पाए। कैसे गवारा करता कि उसकी बीवी के बारे में इतने गलत अल्फाज बोले जा रहे। इस शख्स के साथ बात करने के बाद वो शदीद गुस्से में था और पिछले 2 घंटे इसने बाहर लाउंज के सोफे पर बैठे हुए ही गुजारे। अचानक से इसके दिमाग में ख्याल आया कि फर्जू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह तैयारी करके वो शिफ्ट होकर इस फ्लैट पर आ गई। जंगल से इस अपार्टमेंट का सफर काफी था और यहाँ पर आते ही फोन आ गया। और इसके बाद वो शदीद गुस्से में सिगरेट की धुएं खुद को जलाता हुआ पिछले 2 घंटे से लाउंज पे बैठा। अब उसे याद आया कि वो अकेला नहीं, इसके साथ वो ना जानती थी तो उसके टर्फ रूम से बाहर कभी नहीं था। मगर अंदर दाखिल होते ही फजर से अंदाज से अकेले में बैठी हुई इसकी नकल उतार रही। वो हंसे बिना नहीं रह सकती। अपनी हंसी को छुपाते हुए हल्का सा खंगारा तो वो घबराई हुई नजरों से इसके जाने से जबान दारों पर दबा। वो भी जान चुकी थी कि बुराक ने इसकी बात कर दी है। उठो बाहर खाना खिला कर या इसके बुराक को पुरानी खिलाने चली। जब फारसी में कहा है तो समझ नहीं था। मैंने कहा उठो बाहर खाना खाकर आते। बुराक जानता था कि वो हैरान इसलिए है कि बुराक ने ऐसा कभी उसे कहा ही नहीं। उसने तो बुराक एक कैद का नाम था। नहीं, मुझे लगा कि मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुनी। बोलते हुए उसके लबों को मुस्कुराहट प्यारी नजरों के बाद वो खुद को जिंदा महसूस करने लगी। बुराक ने गहरी नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जहाँ पर बाहर जाने के नाम से चमकदार थी। उसे अपने साथ लेता हुआ बुराक अपने खूबसूरत अपार्टमेंट के लिफ्ट से नीचे उतरता था। बड़ी सी शानदार गाड़ी के पास था। जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट से बाहर आए इसके गार्ड्स भी तैनात होते उसके पीछे पीछे। एक गार्ड ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो बुराक उस पहले पर रुक जाने खड़े होते दरवाजे पर हाथ रखे खड़ा। पर जैसे ही अंदर बैठी बुराक को दरवाजा खुद बंद किया और ऐसे चाव से चलता हुआ दूसरी जाने से होता पर्दे के साथ बैठ। ड्राइवर गाड़ी को सड़क पर डाल सका। ऐसी बात पर जिन्हें कॉल किया तो जिस भी मुल्क में थी वो बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा। सड़क पर कोई खास कुछ नहीं था मगर सड़क देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी मामूली जगह पर नहीं। इर्द गिर्द की लंबी बिल्डिंग आसमानों से बातें कर रही। और जिस अपार्टमेंट से निकल कर पड़े और बड़ा आता है वो इमारत कितनी महंगी है ये तो बाहर से देखने पर ही अंदाजा हो। गाड़ी एक बहुत खूबसूरत होटल के सामने जाकर ठहरी। होटल इस कदर शानदार था कि फजर चारों इतराफ नजर दौड़ाकर देखने पर मजबूर। हर कोई अपनी जिंदगी में मगन था, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। ये कोई यूरोपियन मुल्क था। लोगों का लिबास, रहन सहन और शक्लों से साफ अंदाजा हो रहा था कि ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं। मगर जिस होटल में बुराक उसे लेकर आए वो होटल इंडियन और पाकिस्तानी खाने प्रोवाइड करता। बाहर लगा हुआ मेन्यू लिस्ट पढ़कर ही फजर को अंदाजा हो चुका। तमाम खाने इंडियन और पाकिस्तानी ही थे। फजर बहुत खुश थी आज इतने महीनों के बाद बाहर की दुनिया देखकर। अपनी खुशी में इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं। बहुत दिनों बाद वो दर्द की लिपट से निकल कर कुछ दिन खुशी के लम्हे गुजारना चाहती। इस सारे दौरानिए में बुराक मजबूती से इसकी हथेली को अपने मजबूत हाथ में थामे हुआ। चेयर को खींचकर खुद बुराक ने उसे बिठाया और उसके सामने ही बैठ गया था। वेटर मेन्यू लिस्ट लेकर आया तो बुराक ने लिस्ट फजर के आगे कर। आप जो मंगवाएंगे मैं खा लूँ। फजर को अब आदत नहीं रही थी अपनी मर्जी चलाने, इसलिए इसने ये काफी बुराक को छोड़ दिया। कभी ये वक्त हुआ करता था कि जब वो वजदान अजलान अपने बाबा के साथ बाहर जाती तो इसकी नफरत हुआ करती।
भाई मुझे ये नहीं खाना, आप मेरे लिए मंगाओ, पापा मैं ये नहीं खाना। यहाँ तक कि कई बार फर्ज डिसाइड करने के बाद खाना नहीं खाती और इसके लिए अलग से डिश मंगवाया करती। अगर हालात और वक्त के हाथों मजबूर इंसान अपने आप को बदल देता है, जैसे फर्ज ने खुद को बदल लिया। जो खाना मैं ऑर्डर करूँ मैं मंगवा देता हूँ, खुद को मेरा गुलाम समझना छोड़। ये अल्फाज आज पहली बार बरात नहीं। फर्ज ने हैरानी से देखा मगर कुछ बोली नहीं। गुलाम ही तो हूँ मैं, और आपकी कैदी भी हूँ। इससे ज्यादा आपका और मेरा रिश्ता क्या है? वो सोचती हुई नजरों से उसे देखकर खामोश हो गई। सामने वाला उसकी खामोश निगाहों से भी हर बात समझने की सलाहियत रखता। जानता था कि वो क्या सोच रही है, मगर इसका सोचना कुछ गलत न था। वो मोहब्बत करके भी गुनहगार ठहरा, क्योंकि इसने अपनी मोहब्बत को रुस्वा किया। मैं बिरयानी खा सकती हूँ? अंदाज में ऐसा तंज था कि बुराक खुद में ही शर्मिंदा हो। प्लीज जो भी खाना चाहती हो ऑर्डर कर। तंज करके गिल्ट फील करवाने की जरूरत है। तो काबिल गिल्ट फील करने के बाद भी अपना एटीट्यूड बरकरार रखे हुए था। ये एटीट्यूड हेतु तो जा से भी नजर बना रहा था। बहुत दिनों के बाद फजर ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और पेट भर कर खाया है, जबकि बुराक ने खाने की बहुत कम मिकदार लिया। वो तो बज़ाहिर फ़ोन में बिज़ी था, मगर इसकी नज़रें सामने बैठे फ़जर पर मरकूज़ थीं। बार-बार इसका दिल जता रहा था कि इसने अपनी ही मोहब्बत के साथ बहुत गलत की। वो खाने में मशगूल थी, इसने एक बार भी बुराक से नहीं कहा कि खाना ठीक से खाएँ। वो अलग बात थी कि बुराक आज मुंतज़िर था कि इसकी बीवी कहे कि खाना पेट भर के खाइए। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मगर मुकाबिल तो अपना पेट भरने में मशगूल था। इसने तो नज़र उठाकर देखा भी नहीं था कि वो भूखा पेट लिए हुए बैठा था। जो कम मिकदार में खाना इसने प्लेट में रखा था, इसने तो वो भी नहीं खाया। चले मैंने खाना खा लिया। अपना पेट भरने के बाद फजर ने खड़े हुए थे इजाजत मांगी थी। राख ने सिर हामी हिलाते हुए फोन को जेब में डालकर मेन्यू लिस्ट के अंदर बिल और टिप रखते हुए उठ खड़ा हुआ था। पेट में शदीद भूख की आग थी, मगर खुद को सजा देने के लिए खाना इसने नहीं खाया था। पता नहीं आज इसका दिल बच्चों की जैसी ख्वाहिश क्यों कर रहा था, क्यों चाहता था कि फजर इससे कहे कि आप खाना खाए। फजर के ना कहने पर इसके दिल के अंदर कुछ टूट गया था। समझा रहा था वो दिल को कि वो नहीं कहे, क्योंकि मैंने इसके नाजुक से दिल को इस तरह से मसल कर पसंद किया है कि वो रहम दिल फजर कहीं खो गई है। आज की फजर सिर्फ उसके डर से खामोश हो गई थी, मगर दिल में नफरत के तूफान लिए फिरते थे। आज की फजर सिर्फ उसके डर से खामोश होती थी, मगर दिल में नफरत की तूफान लिए फिरती थी। उसके दिल की हर बात को समझने के बावजूद भी मकबूल शहजादा इससे नफरत नहीं करता। अगर अपना सीना चीर कर दिखा सकता तो जरूर दिखाता कि इसके दिल के हर पन्ने पर सिर्फ इसकी मोहब्बत की दास्तान लिखी, जो अपने दिल में इसकी नफरत को खोलता हुआ लावा लिए घूम रही। इस लड़की को मखरूर शहजादा ने दिलो जान से चाहा, इस कदर प्यार किया कि इसकी मोहब्बत और जुनून का पैमाना नापा नहीं जा सकता। भूखे पेट ही उठकर राग फजर के साथ घर के लिए निकल चुका। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा न लगे हमारी गुड़िया कोई तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अजलान हुरे के पास चलता हुआ आया। तैयार होकर वो अभी रूम में ही बैठी हुई थी। अजलान अपनी बहन को दुल्हन के रूप में देखता ही रह गया था। वो हुई जिसे अजलान ने और वजदान ने अपने हाथों में खिलाते हुए बड़ा किया था, आज वो दुल्हन बनकर सजे सवरे रूप के साथ हमेशा के लिए इस घर से रुखसत होकर पढ़ाई होने लगी। अभी कल की बात की याद थे इन बहन भाइयों को वो लम्हे जो उन्होंने प्यार से हंसते हुए अपने इस घर में, इस बड़ी सी हवेली के आंगन में गुजारे। वो चहचहाटे, वो खुशियों भरी नोकझोंक आज भी इनको याद। वक्त कितनी तेजी से गुजर चुका था। जुदाई का वक्त आन पहुंचा था। एक लम्हे को तो असलान को ऐसे लगा जैसे किसी को कीमती चीज इससे छीनने वाली हो, मगर दूसरे ही लम्हे अपने दिल को काबू करते हुए मुस्कुरा दिया। जानता था कि अगर हुरिया इमोशनल होकर रोने लगी तो संभाल नहीं पाएगा। वो अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती, अब बदले में भाइयों ने उसे भाई नहीं बाप बनकर प्यार किया। हुरिया को खुशियां देने के लिए असलान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए मुस्कुरा दिया। असलान को देखते भाई के सीने से लगते ही हुरिया की आंखें झलक गईं। दिल तो उसका पहले से ही भरा हुआ था और इम्तिहान वजह बन गया था इसके आंसुओं को पलकों की बाढ़ से बाहर लाने। हुरिया मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बहन, रोना नहीं वरना मेकअप खराब हो जाए और तुम दुल्हन कम चुड़ैल ज्यादा लगे। हसनान ने शरारती अंदाज से कहते हुए उसे गले लगाया। वो नहीं चाहता था कि हुरिया रोए, मगर हुरिया कहाँ रुकने वाली। अजलान से गले लगते ही हुरिया फूट फूट कर रोने लगी। अजलान भाई मैं कैसे रहूंगी उसके साथ, जहर लगता है रोज। आपको नहीं पता अभी से दोस्त जमाता है मुझको, और अब तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे उसके साथ इसके घर भेज रहे हैं, जहाँ पर इसकी हुकूमत हो। वो अपनी मर्जी चलाएगा मुझ पर। अजलान भाई आप कैसे मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं? आप लोगों ने क्यों नहीं बाबा को समझा कर मेरे लिए कोई स्टेप लिया? पूरी बेबसी से रोते हुए अजलान के गले लगी। वो नहीं सह पा रही थी इस बात को कि आज की रात बारात इस पर हुकूमत करे, और पता नहीं वो खुद को इससे बचा सकेगी या नहीं। यही बात उस अंदर से बेसुकून किए हुई।
क्यों तुम पर धूस जमाएगा? किस चीज का हक जमाएगा? क्या वो तुम्हें खरीद कर लेकर जा रहा है या तुम उसके गुलाम हो? तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। अगर इसने तुम्हारे साथ जरा सी भी बदतमीजी की या तुम्हारे दिल आजारी करने की कोशिश की तो सिर्फ एक आवाज देना, तुम्हारे भाई तुम्हारे सर पर खड़े। इसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत भरा मान देते हुए, मेरी बहना ने डरना नहीं, झुकना नहीं, और बालात जैसे शख्स के सामने तो झुकने की जरूरत ही नहीं। हमारी शेरनी जा रही है, झुककर डर कर नहीं लौटना। खुद का लोहा मनवाना है, फतहयाबी हासिल करनी, और झंडा गाड़ देना है अपनी बहादुरी का। मैं कोई जंग पर जा रही हूँ तो झंडे गाड़ कर वापिस आऊंगी। हथेली से आंसू साफ करते हुए हुरिया की हंसी निकल गई थी अजलान की बात। अरे यार, इस बेवकूफ अड़ियल सियासतदान के साथ रहना किसी जंग से कम थोड़ी है। अब तो आप मुझे इस बेवकूफ अड़ियल सियासतदान के पल्ले बांध रहे हैं, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। हुरियन ठंडी आह भरते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। तुमने पूरी बहादुरी के साथ वहां रहना है और मुकाबला करना है इस मोटी अकल वाले अड़ियल सियासतदान। हार मानकर अपने भाइयों की नाक नहीं कटवानी। मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो अब तक तुमसे छुपा कर रखी। बता देता हूँ, बशर्त ये कि तुम आंसू नहीं बहाओ। असलान ने बड़ी राजदारी के साथ मुस्कुराते हुए कहा तो हूरी ने बदमाशी नजरों से असलान की चुप दी। मतलब भाई, क्या गुड न्यूज है? हूर के लहजे में शदीद तजस्सुस। तुम्हारे भाई ने अड़ियल मोटी अकल वाले सियासतदान का ऐसा बंदोबस्त किया है कि चाहकर भी वो तुम पर सख्तियां नहीं दिखा सकते। इसकी दुखती रख मेरे हाथ में है। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नशों में जीत की चमक लिए असलान ने कहा तो हुरियत समझ नहीं सकी थी असलान कहना क्या था। मतलब भाई क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। अगर इस शख्स की कोई कमजोरी आपके हाथ में है तो कसम से मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सूर्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, ये सुनकर कि इसकी कोई कमजोरी है जो उसके भाई के हाथ में है। मगर अगले ही लम्हे जो कुछ अजलान ने होरिया को बताया, इस बात ने होरिया के 14 तबक रोशन कर दी। उसे अपनी समाज पर यकीन नहीं आ रहा। क्या कहा भाई आपने? फिर से कहिए, मुझे सुनने में गलती तो नहीं हो रही? होरिया शॉक हो गई थी। सही सुना है तुमने। मैंने सिमर से निकाह किया है और बहुत जल्द उसे रुखसत करके अपने घर ले आऊं। पर देखता हूँ कैसे मेरी बहन को टॉर्चर करता है। और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए किया। भाई आपने ये सब कुछ कब किया? वो हैरान से कहीं ज्यादा परेशान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये बात बोलने वाला इसका अजलान भाई, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कुछ ऐसा कर सकता है। प्लीज भाई, सस्पेंस को बढ़ाएं मत और बताएं आपने कब सिमर से निकाह किया। इसी दिन जिस दिन बारात में तुमसे निकाह किया। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी के लिए कोई सख्त कदम उठाऊं। तुम्हारे निकाह के बाद मैंने सिमर से निकाह किया। भाई आपने जिमिल के साथ जबरदस्ती निकाह की। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बारात ने जो कुछ किया इसमें जिमिल की क्या खबर? कहाँ पर लिखा है कि भाई अगर बारात जैसा हो तो इसके गुनाहों की सजा इसकी बहन को मिलनी चाहिए, जिसकी कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। आपने ऐसा किया है तो किया क्या? फूल को गुस्सा आ गया था ये सुनकर कि इसने जिमिल के साथ जबरदस्ती निकाह किया, तो मैंने कौन सा उसे सजाए मौत दे दी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। आंखों को घुमाते हुए अपनी खूबसूरती को सराहा। लाइफ में सेटल हूँ, सबसे बढ़कर इसके मामू का बेटा हूँ, और फुफो तो जान निछावर करती है मुझ पर। और क्या चाहिए उसे? बैठे बैठा इतना होनहार पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का उसको मिल गया। मतलब कि आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है? पूरिया, यार खुश भी हो जाया करो कभी। मैंने तो सोचा था कि तुम ये गुड न्यूज़ सुनकर खुश हो जाओगी और तुम यहाँ पर मुझे तकलीफ देने लग गई हो। और वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं, फूफो जान सब कुछ जानती। मगर फिलहाल उन्होंने मुझे खामोश रहने को कहा। जब तक उसे मिलकर बाबा जान से बात नहीं कर लेती तब तक खामोश रहना पड़ेगा। मुझे सदा फूफो के वो बात कर ही रहा था कि बरसात घुंघराते हुए रूम के अंदर दाखिल हुआ। वो सारी बात सुन चुका था। अजलान के रंग उड़ गए थे ये देखकर कि वजदान ने सब कुछ सुन लिया। भाई आपने कुछ सुना तो नहीं? अजलान ने फटी फटी निगाहों से देखते हुए कन्फर्म करना। सुन लिया है मैंने, सब कुछ सुन लिया है। मगर यार जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी हुई है कि मेरे निकम्मे वकील ने कुछ अच्छा ही किया। खासा ही पलट दिया था वजदान की बात में। पूरिया और अजलान साहब तो डरे हुए खड़े कि पता नहीं वजदान का इस बात पर क्या रिएक्ट हो। मगर बशतान ने तो इतना खुश होकर अजलान को गले लगाया कि अजलान के होंठ फूट गए। ये देख कर के बशतान की दिमागी हालत तो ठीक है। भाई मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? भाई मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शट अप। जी भाई। बड़े मादवाना अंदाज से नर्सिंग झुका मुंह बंद करने की एक्टिंग की। कोरिया की हंसी आ रही थी अजलान की एक्टिंग। भाई आपको सचमुच कोई एतराज नहीं है? अरे यार नहीं, नहीं है मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे तो खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी कि तुमने हमारी बहन की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो किया। और वैसे भी अगर फूफो जान राजी है और सब जानती है तो फिर क्या प्रॉब्लम? और रही बात सिमिल की, तो सिमिल अच्छी और प्यारी बच्ची, बहुत जल्द एडजस्ट कर लेगी। और वैसे भी इतना खुश अखलाक बेवकूफ वकील इसको देंगे।
तो जमल की तो लाइफ ही बन जाना। वजदान अजलान की तारीफ करते साथ मैं इसकी टांग पे खींच गया। क्या भाई, अगर कभी तारीफ करने के लिए थोड़ा सा मुंह खोल लेते हैं तो फिर तारीफ पूरी कर दिया करें, साथ में दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? अजलान ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। करूंगा तारीफ जिस दिन जमल को रुखसत करवा के लाएंगे, फिर तुम्हारी तारीफ करूंगा, फिलहाल के लिए वर्ड। शाबाश मेरे चीते, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। आज तुमने साबित कर दिया कि वकील जो होते हैं वो शैतान दिमाग करते हैं। क्या भाई, तारीफ के साथ बेइज्जती का भी कोटा पूरा करते जा रहे हैं? वकील मैं हूँ और बातें घुमा घुमा कर आप फेंक रहे हैं। क्या करो यार, खुशखबरी ही इतनी बड़ी दी है तुमने कि दिल चाहता है तारीफ करो, दिमाग कहता है तू इस लायक नहीं। मैं बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ। वजदान ने हंसते हुए अदलान और हुरिया को गले से, गलत बात है भाई, आप अदलान भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको डांटे, इसने सिमर के साथ बहुत गलत है। भाई सिमर ये सब डिजर्व नहीं करते। हुरिया ने शिकवा को नजरों से अदलान की जानिब देखते हुए वजदान से कहा। हुरिया बच्चे, तुम्हें इस बात में बढ़कर परेशान होने की जरूरत नहीं, सिमर के साथ कुछ गलत ना हुआ है ना हम होने देंगे। इसकी क्या जरूरत है कि सिमर को नुकसान पहुंचाए, मगर शायद इसने ये सही स्टेप लिया। बलात इतना सरफरा अड़िया दिमाग, इस बात से तुम बखूबी वाकिफ हो। और वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है ये बात मेरा नहीं ख्याल से कि तुम्हें बताने की जरूरत है। तो फिर सिमिल इस घर की बहू बनकर रहेगी जो कि सिर्फ बलाश की नजरों में बहू हो, असल में वो बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी। थोड़ा हमारी नजर से सोचोगी तो होरिया तुम्हें गलत नहीं लगे। तुम बहन नहीं जान हो हमारी। सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हम इनकार करके बाबा को सिर नहीं झुका सकते, और तुम्हें भेजते हुए हमारी जान निकल रही। मरते हुए को अपनी जान बचाने के लिए जो सही लगता है वो इंसान को ही करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि असलान ने कुछ गलत किया। पहली बार हमारे जाहिल वकील ने कोई अच्छा काम किया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वजदान के अंदाज में समझाने के साथ। शरारत की लहर देखकर अजलान ने मासूम सा चेहरा बनाकर वजदान को घूरा। सब टेंशनों को छोड़कर खुशी खुशी अपने नई जिंदगी में कदम रख, घबराने की डरने की जरूरत नहीं, तुम हमारा शेर बच्चा। इस बद दिमाग सियासतदान का दिमाग ठिकाने लगा कर बोला। वजदान ने प्यार से हुरिया के सर पर हाथ रख जलस लगा। अब बहुत सी दुआएं। दोनों अपनी प्यारी सी बहन को रुखसत करते हुए खुद भी इमोशनल हो रहे, जिसका सबूत अजलान की नम आंखें दे रही। मगर वजदान हमेशा से अपने जज्बात और इमोशंस पर काबू रखने वाला इंसान था और इस वक्त भी मजबूत था। भाई आप लोग मुझे बहुत याद आए, पूरी इमोशनल होकर रोने लगे। मगर हमें तुम बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा है बलाश ने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम हमारी मुसीबत को अपने घर ले जा रहा है। असलान ने शरारत से कहा तो होरिया ऊंची आवाज से रोने लगी। वजदान ने शरारती असलान को खोल कर खामोश रहने लगी। नहीं मेरा बच्चा, हमें भी आप बहुत याद आओ और हमेशा यहाँ पर हमारे दिल में रहोगे। दिल पर हाथ रखते बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं। एक न एक दिन बेटियों को अपने घर जाना होता है। हमारी ये दुआ है कि खुदा तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और फिक्र, जब भी आओ हंसती मुस्कुराती हुई आओ। दोनों भाई उसे समझाकर हंसाते हुए इसके पास काफी देर तक बैठे बातें करते रहे। ये आखिरी लम्हे थे इस घर में। इसके बाद जब भी हुरिया आएगी सब कुछ पहले से बहुत अलग हो जाएगा। यही सोचकर वो तीनों बहन भाई जिंदगी के इन कीमती लम्हों को समेट रहे। इंसान जिंदगी में जितनी मर्जी खुशियां तलाश कर ले, जितना मर्जी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, चाहे या फतह कर ले, मगर बहन भाइयों का रिश्ता वो रिश्ता है जिसे इंसान कभी नहीं भूल सकता। अपने बचपन में गुजारे हुए दिनों को याद करके हमेशा बहन भाइयों की आंखें कभी खुशी से नम हो जाती हैं तो कभी गम से। बहन भाई वो सरमाया है जो कभी आपको दौलत से नहीं मिल सकते। जिनके पास बहन भाई है, कदर कीजिए इन रिश्तों की। ये दुनिया की रंजिशों को छोड़कर इस अनमोल रिश्तों को प्यार और मोहब्बत दीजिए। हमारे बहन भाई ऐसे हैं जैसे माँ बाप ने मोहब्बत से एक छोटा सा दरख्त लगाया। अब इसको हमारी मर्जी कि हम मोहब्बत और प्यार का पानी देकर उसे बड़ा करके इसकी घनी ठंडी छाँव में सारी जिंदगी जन्नत का गहवारा बनाकर गुजार ले, या रिश्तों को रंजिशों, बदगुमानियों और अना का तेजाब डालकर इस तरफ को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर और सारी जिंदगी नफरतों की आग में जलते रहे। माँ बाप के लगाए हुए इस पौधे की कदर करो, इसकी हर डाली हर पत्ता कीमती है। माँ बाप दुनिया में रहे या ना रहे, इनकी रूहें हमेशा खुश होती हैं अपनी औलादों को खुश देखकर। राग प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नीचे कितनी गहरी खाई है, आप कैसे इतने जालिम हो सकते हैं और मुझे यहाँ से कूदने का बोल सकते हैं? फजर की टांगें कांप रही थी गहरी खाई को देख। जितनी ट्रेनिंग में तुम्हारी करवा चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस तरह की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। राग ने गिरे आंखों से घूरते हुए उसके चेहरे पर ढाल देता। आपको क्या पता कि डर क्या होता है? अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा दिल दिया जिसमें इतनी सारी बहादुरी भर दी है, और मेरे अंदर छोटू सा दिल है जिसके अंदर बहादुरी जीरो है, सिर्फ डर ही भर रखा है। अगर आपकी बहादुरी का
اس کا ایک ذرا بھی میرے اندر ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتی کہ یہاں سے گرنے پر ڈرپوک لوگوں کو کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ہاتھوں سے الٹے سیدھے اشارے کر کے اپنی بات ایکسپلین کر رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں بہادر بننے کے لیے سب کچھ کروا رہا ہوں، تو زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار سے تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو میرا صبر مت آزما۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم سیف ہو، یہاں سے کودو ورنہ تمہاری کمر پر باندھی ہوئی رسی کو کاٹ دو۔ اس کے بعد نیچے پھینکوں گا، پھر گھومتی رہنا روح بن کر سالوں اس کھائیوں کے اندر۔ کس نے کہا ہے کہ آپ مجھے بہادر بنائیں؟ مجھے کون سا آرمی میں بھرتی ہونا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہر دن ایک نیا اسٹنٹ میرے لیے لے کر آ جاتے ہیں۔ کبھی پانی میں پھینک دیتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر سے پیراشوٹ کے ساتھ اڑنا سکھانا کرتے ہیں، کبھی کتے پیچھے لگا کر دوڑاتے ہیں، کبھی سانپ لگا کے درخت پر چڑھنا سکھاتے ہیں، ہر دن نیا ٹاٹ۔ مجھے تو لگتا ہے بہادر بننے سے پہلے میں نے ڈر ڈر کر ہی مر جانا۔ مجھے نہیں بہادر بننا، میں ڈرپوک ہی ٹھیک۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ساری ٹریننگ بیان کر رہی تھی کہ براق اسے روک دیتا۔ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، ہر دن کے ساتھ براق ایک نیا اسٹنٹ اس کے لیے لے کر آتا تھا۔ وہ نازک سی جان تھک چکی تھی، ایک تو ڈر سے اس کی جان نکلتی تھی، اوپر سے اتنے سخت اسٹنٹ کون کرواتا ہے؟ یار نازک سی لڑکی سے یہ بندہ خود پر تو ظلم کرتا تھا، ساتھ میں بیچاری لڑکی پر بھی کرتا۔ آج جو اسے اتنی اونچائی پر لے کر آیا تھا اور نیچے دیکھنے پر کھائی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں پر اس کی نازک سی کمر پر رسی باندھے ہوئے کودنے کو بول رہا۔ اب وہ بیچاری لڑکی کیسے ہزاروں میل گہری کھائی میں کود، جس نے کبھی دو سیڑھیاں ایک ساتھ نہیں پلٹی تھی۔ وہ جو گھر میں چلتے ہوئے سوچ سوچ کر قدم رکھتی تھی کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ کیسے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگاتی؟ میں تمہاری معصوم شکل پر ترس نہیں کھانے والا، اور نہ تمہارے آنسو مجھ پر اثر انداز ہو رہے۔ آخری بار بول رہا ہوں، کودو کی یا نہیں؟ مقابل کے چہرے پر سخت تاثرات جسے دیکھ کر کوئی بھی ڈر سکتا۔ نہیں کودوں، آ سوری فجر۔ اسے دھکا دے کر براق نے دل میں سوری کہا۔ فجر کی چیخیں کھائیوں میں گونج کر اپنا آواز پیدا کر رہی۔ براق نے فجر کی سیکورٹی کا پورا انتظام کرا تھا، اس کی کمر اور پیٹ دونوں جانب فوم کے جیسا اس نے کچھ باندھ رکھا تھا تاکہ اس کی کمر یا باڈی پر گرنے سے کوئی ایفیکٹ نہ پڑے۔ یوں کہے کہ اس نے پوری ٹیکنیک کے ساتھ اسے نیچے پھینکا تھا، جہاں پر اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اس کے دل سے ہر ڈر کو مٹا دینا چاہتا تھا، اور اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس کے دل سے ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا۔ ایک ہی چیز کو جب وہ بار بار کرواتا تو پہلے والی چیزوں سے فجر نہیں ڈرتی، مگر وہ الگ بات تھی کہ وہ ہر بار کوئی نیا اور پہلے سے زیادہ خطرناک اسٹنٹ لے کر آتا تو وہ گھبرا جاتی۔ جتنا اپنے اندر سے ڈر کو نکالتی ہے، یہ بندہ کوئی نئی چیز لے کر آ جاتا ہے۔ فجر کیسے بتاؤں تمہیں کہ بد نصیب عاشق تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ تم جنون ہو میرا، مگر میرے حصے میں صرف تمہاری نفرت ہے، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ ہر دن کے ساتھ تمہارے دل میں میری نفرت بڑھتی جائے۔ میں یہ کہوں کیوں کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تک تو میں خود پوری طرح سے کہانی سمجھ نہیں سکتا۔ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں تمہارے اپنے ہی تمہارے دشمن بن گئے؟ مگر وعدہ ہے کہ تمہارے اندر بہادری کا سمندر کود کود کر بھروں گا۔ تمہیں وہ فولاد بنا دوں گا کہ تم اپنی حفاظت خود کر۔ اس کے بعد تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے سامنے لے آؤں، پھر خاموشی سے چلا جاؤں گا تمہاری زندگی سے، کیونکہ براق بہت بہادر ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مجھے کبھی خوف محسوس ہوا، جس پر براق کو تم اتنا بہادر سمجھتی ہو۔ کیسے بتاؤں؟ ڈرتا ہوں تمہاری نفرت اور تمہاری جدائی، تمہاری آنکھوں میں نفرت دیکھ کر جیا نہیں جائے، اپنے پاس رکھ کر تمہاری خوبصورت آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھ کر بھی کیا نہیں جیا نہیں جائے گا، خود سے دور بھیج کر تمہاری جدائی کا غم مجھے جینے نہیں دے گا۔ تم میری راتوں کا سکون ہو، تمہیں دیکھے بنا میرا دل کو سکون نہیں آتا، تمہاری قربت کے بنا فراق کو سانس نہیں آتا۔ نہیں جانتا کیا کروں گا اپنے ساتھ، مگر تمہیں ہر طرح سے محفوظ کر کے بات۔ اس کی چیخوں کی گونجتی ہوئی آوازوں میں اپنے دل میں عہد کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتا فجر کو کہ اس کی چیخیں اس کے دل کے آر پار ہو کر اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو فجر کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا۔ کچھ بد نصیب راگ جیسے بھی ہوتے جو کسی کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کا جنون بن جاتا ہے۔ اس جنون میں اپنے محبوب کے لیے جان تک دینے کا ٹھکرا رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے حصے میں بدقسمتی ہی آتی ہے۔ عشق کی انتہا کو پہنچ کر بھی وہ مجرم ٹہرتے ہیں، محبوب کی حفاظت کرتے ہوئے محبوب کی نظروں میں ہی گر کر سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وقت اور حالات ان سے کچھ ایسا ہی کروا دیتے ہیں جس سے وہ اپنے ہی محبوب کی نظروں میں گنہگار بن جاتے ہیں۔ مر جاتا ہے عاشق جو گرتا ہے محبوب کی نظروں، زمانہ لاکھ برا کرے فرق نہیں پڑتا، مگر جب عاشق کو محبوب نظروں سے گرا دے تو جینے کے لیے بھری دنیا میں کوئی سہارا نہیں پڑتا۔
वह जहरीली चीज इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, सोचा नहीं था। फूल को बलाज के साथ स्टेज पर बिठाया गया तो बलाज ने कैसी लग फूल की खूबसूरती को देखा। जो रेड कलर का लहंगा कुर्ती पहने बेहद हसीन लगी। छोटे छोटे नैन नकूश मेकअप से सजकर और भी निकल गए थे। नाक में पहनी हुई नोजपिन देख बलाज की हार्ट बीट थोड़ी तेज हुई, जिसे वो फौरन ही संभाल। वो काबुल को याद आ गया था कि दुल्हन के रूप में खड़ी लड़की इसकी जानी दुश्मन, इसलिए तारीफ के साथ ही जुमला तल्ख जुमला भी बोलते हुए फूल का दिल जला। तुम अपनी सोचों का मरकर किसी और को बनाओ और मेरा दिमाग मत खराब करना। फलाफ तुम जो हरकत कल मेहंदी के स्टेज पर कर गए हो मैं भूलिएगी। फूल ने छोटी सी नाक सुपेटते हुए उसे घूरी डाल। फूल बेबी जो चीज तुम्हारे पास है नहीं इसको भला मैं क्या खराब कैसे करूँ। वैसे भी नाक से गुस्सा उतार कर यही मैके में रख सकता। अब तुम्हें मेरे साथ तमीज के दायरे में रहकर बात करनी। क्यों आज के बाद क्या तुम्हें सुल्फात की पड़ रखने वाली है? जो मैं तुमसे अदब और तमीज से पेश आऊँ, क्या पूरी दुनिया चलकर खाक हो गई है? ना जो अकेले तुम बच्चे हो जिसकी इज्जत करो और तमीज के दायरे में रहकर बात करो। दोनों एक दूसरे के दुश्मन स्टेज पर बैठे हुए नजरें सामने रखकर सरगोशी में तंजों के तीर बरसाए। भाई प्लीज कुछ तो सोच लें, इस वक्त आप अपनी शादी के स्टेज पर बैठे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं आप दोनों? ये कोई झगड़ा करने की जगह है। कब पड़े होंगे आप दोनों? सिमिल जो पीछे आकर खड़ी हुई थी पिक्चर खिंचवाने के लिए, दोनों की नोक-झोंक सुनकर सर भाई के कान के ऊपर झुकाते हुए समझा रही। दादी अम्मा मुझे मत समझाओ, इसको समझाओ जिसके दिमाग में ना तो कोई बात बैठती है और ना ही इसके पास दिमाग। हर वक्त उसे मुकाबला करना होता है मेरे। पलाश में घूरकर हुरिया की जानिब इशारा। माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारे दिमाग के अंदर तो अकल की नदियां बह रही। उनका दिल चाह रहा था इस शख्स को कच्चा चबा दूं। सामान दराजी मत करो, करोगे जो कर सकते हो करो। और रही बात मुकाबले की तो मेरे साथ मुकाबले के लिए तुम हमेशा तैयार। अगर तुम मुझे रिवायती बीवियों की तरह दबाकर रखने का सोच रहे हो तो बहुत बड़ी हिकामत करो। मैं तुम्हारे सामने ना आज झुकूंगी ना कल ना 100 साल बाद। ये तो आने वाला वक्त बताएगा तुम मेरे सामने कैसे नहीं झुक। चौधरी बालाज जिंदगी का भी सिर्फ एक ही मकसद, तुम्हें अपने घुटनों पर जाना। बालाज की आंखों में गुस्से से लाल उतर गई। चेहरा कुछ देर पहले खिलते हुए गुलाब की मानिंद गुलाबी चुप तो गुस्से से भड़कने से लाल अंगारा होने लगा। और मेरी भी जिंदगी का एक ही मकसद है, अगर मैंने तुम्हारा दिमाग ठीक न कर दिया और तुम्हें सोचने पर मजबूर न कर दिया कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा, तो मेरा नाम भी हुरिया आसिफ खातून है। पहले तो अपना सरनेम ठीक करो, खुद पर पानी की छींटे मारो, खुद को होश में लाओ और बताओ कि तुम्हारी पहचान हुरिया पलाश चौधरी। मेरा बस चले तुम अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम कभी तस्वुर भी ना करो। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ना मेरी बदकिस्मती है। अब तो ये बदकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। अब फड़फड़ाना बंद करो। आज के बाद तो मैं तुम्हें खुली फिजा में सांस तक लेने नहीं दूंगी। तुम्हारी बकवास सुनकर मेरा दिमाग मजीद खराब हो गया। तो मैं मेरे तैश को दावत दूँ, आज की जबान दराजी में भूलूंगा नहीं। ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। तुम्हारे तो बड़े भी डरेंगे मुझसे जरा सरहद। कल आज के गुस्से की शिद्दत जोर पकड़ने लगी, जिसकी आंखों में लाल डोरे पड़ने लगे। भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हैं आप? सिविल ने एहसास दिलाया तो बेचारे यहाँ पर खड़ी है, इन दोनों के साथ सिक बनना है। दोनों खामोश तो हो गए मगर अब दोनों के चेहरे की तासुरात काफी खराब थी। दोनों शादी के स्टेज पर मुंह फुलाए बैठे। अल्लाह ही जाने इन दो नमूनों का क्या बता। एक आंख था तो दूसरा पेट्रोल। अब पानी सर से गुजरता जा रहा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह से बुरा उस लड़की को अपने पहलू में छुपाता है। तुम जानती हो कि मैं इस लड़की को कितने सालों से इंतजार करूं बड़े होने का, और वो कैसे एक ही झटके में तुम्हें नजर से दूर ले गई। नहीं चाहता था कि मैं अपना कहर इस पर बरसाऊं, तरफ मेरी सजा का मुस्तहिक बुढ़ाप भी है। तुम फिलहाल होश से काम लो, और जिस कदर बिगड़ा हुआ है हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। इस लड़की का इश्क बुढ़ा के सर पर जाकर बोला, अगर जरा सी गलती हुई तो मंजिल आम पर हम दोनों आ सकते हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बगड़ेगा मगर मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। इस मर्द से ज्यादा ये औरत डर रही थी कि कहीं से सच्चाई सबके सामने आ जाए। प्रिंस का चेहरा बेनकाब था। वे किसी भी कीमत पर इस लड़की को हासिल करके रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर कोई उंगली उठाए और कोई मेरा खुद इंतकाम। ना पहले बिगाड़ सका है ना अब बिगाड़ सके, और मुझ तक तो किसी सोच भी नहीं आ सकती कि मैं ऐसा कुछ कर सकती। मुझ पर सब यकीन करता। मतलब कि तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। इतने सालों मैंने तुम्हारा साथ दिया, उसके बदले में तुमसे ये सजा दे रही हूँ। वो औरत चीख रही। दोनों फोन पर बात कर। और हेलो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारा खुद का मुफाद, तुम्हारी अपनी दुश्मनी, तुम्हारे जन्म में तुमसे ये सब कुछ। मुझ पर एहसान जताने की जरूरत है। और मत भूलो कि तुमने अपने लिए गड़ा खुद खुदवाया। मुझे तुम्हारी जरूरत न कल थी न आज। तुम्हें थी मेरी जरूरत। तुम्हें आगे बढ़कर मुझसे मदद मांगी।
मेरे साथ तमीज़ से बात करो, तुम इस तरह बदमिज़ाजी से मेरे साथ बात नहीं करती। मत भूलो कि मेरा रुतबा इस हवेली में क्या है। औरत को अपनी तौहीन पर गुस्सा आता है। जिस दिन तुम्हारी भयानक सबके सामने आएगी तो तुम्हारा रुतबा मिट्टी में बच जाएगा। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा रुतबा क्या है। मैं तुम्हारे भयानक चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ़ और अपने बारे में क्या ख्याल है, मैं कम से कम तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ। मैं जो हूँ मुझे इस पर न कल शर्मिंदगी थी न आज। इस आदमी ने शैतानी कहता लगा कर तुम अपनी फिक्र करो, जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी हवेली वाले तुम्हारा क्या हश्र, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिन नजरों में अपने लिए बड़ा एहतराम और मोहब्बत देखती देखना कैसे एक ही पल में तुम्हें अपनी नजरों से गिरा दूं। तुम अपनी बकवास बंद करो, अपनी फिक्र करो, घटिया इंसान। इतने साल मैंने तुम्हारा साथ दिया, आज तो मुझे ब्लैकमेल करने पर तुम गए। औरत ने चीखते हुए फोन बंद कर दिया और वो शख्स शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उंगलियों को मुंह की कहता लगाकर हंस दिया। रात के अंधेरे में आज फिर बस बेजान जिस्म के पास बैठा हुआ था। वो पहाड़ की मानव सख्त जान इंसान, आंसू से लबरेज आंखें इस वजूद के कदमों में सर रखे हुए लगातार पिछले 2 घंटे से रो रहा। प्लीज ठीक हो जाए, मुझे बहुत जरूरत है आपसे। मैं बहुत दूर थक गया, मैं इस कांटों से भरे रास्ते पर चल पड़ी। खुदा के लिए ठीक हो जाए ना। क्या आपको मेरा दर्द नजर नहीं आता? आप जानती हैं आपके सिवा में सच्चाई तक नहीं पता, तो क्यों मेरे सबर को तोड़ते? मुझे मौत के नसीब पेट रहे। वो इस बेजान जिस्म के पास बैठे आंसू के साथ रोते हुए दिल का दर्द बयान कर रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मुझे सुन सकती हैं और ड्राई इस नींद की दुनिया से मेरा दिल दर्द से बंद हो गया। मुझे ज़रूरत है इससे पहले कि मेरा दर्द इतना बढ़ जाए कि मेरी सांसों की डोरी टूट। थाम लीजिए मेरी सांसों की टूटती हुई डोरी को, बचा लीजिए। सर उठ सर उठ जाएं। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? बस कीजिए, आप जब भी यहाँ आते हैं वो और खुद को तकलीफ दे। खुदा से दुआ करें। रहमतुल्लाह कांधे पर हाथ रखे हुए अपने मालिक को चुप करवा रहा। रहमतुल्लाह इस शख्स का बहुत पुराना मुलाजिम है, जो एक बहुत बड़ा रास्ता था। ये एक ऐसा राज है जिससे पर्दा उठने से पहले बहुत से चेहरे बेनकाब होने वाले। रहमतुल्लाह में कैसे खुद को संभाल, क्यों नहीं ये होश में आती, क्यों नहीं ये मेरे दर्द को समझ रही है। सर अल्लाह ताला से दुआ करने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। रब हमारी जरूरत है, हमारी दुआ आपके साथ है। आपने हमारी बेटी की इज्जत बचाकर जो एहसान हमारे ऊपर, इस एहसान को खुदावंद करीम ऐसे ही जाया नहीं होने। इसका सिला आपको जरूर मिलेगा। अभी भी जरूर एक दिन ठीक होकर हकीकत से पर्दा उठाए, मगर सर यूं रोकर खुद को तकलीफ ना दे। रहमतुल्लाह की बातों से इस शख्स को काफी सहारा मिला, तो अपने हाथों से अपने आंसू को साफ करता जमीन से खड़ा हो गया और एक नजर इस बेजान जिस्म पर डाली जो रोज उसको इसी हालत में ही मिलती। रहमतुल्लाह तुम इनकी खिदमत करके इनका ख्याल रखा। जो एहसान मुझ पर कर रहे हो, इस एहसान के बदले जिंदगी में कभी भी तुझसे मांगो तो मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगा। रहमतुल्लाह के कंधे पर हाथ रखते हुए नम आंखों से अहद भरे लहजे से कहा, सर रहमतुल्लाह की बेटी की इज्जत जाकर जो एहसान आपने मुझ पर किया, मैं तो सारी जिंदगी भी अगर इस बच्चे की खिदमत करता रहूँ तो भी इस एहसान को अता नहीं सकता। आज अगर मेरी बेटी की इज्जत तार होने से बची है तो उसे बचाने वाला फरिश्ता सिर्फ इंसान आप ना। रहमतुल्लाह ना, मैं तो इंसान कहलाने के भी लायक हूँ। तुम तो मुझे कहाँ उन नूरी फरिश्तों के सिर्फ से नवाजती हो। बस तुम इनको दवा टाइम से देते रहना और इनकी पल पल की रिपोर्ट मुझे देते रहना हमेशा की तरह। तुम जानते हो कि आप यहाँ पर रोते हैं, तो तुम्हारे होने से मुझे यकीन होता है कि तुम हो तो इनकी जान को पूरी करोगे, जिससे मैं हूँ इनकी हिफाजत के लिए। पर मेरी बीवी और बेटी भी है, बस आप अपना ख्याल रखें और जल्दी से पिछले दरवाजे से निकल जाओ। वो कभी भी आगे आने वाले शख्स के बारे में बताते हुए रहमतुल्लाह के चेहरे पर डर की तासरात पहुंच गया। बेफिक्र रहो रहमतुल्लाह, मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत नहीं है। मैं जा रहा हूँ और ये रखो तुम अपने पास, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर। इस शख्स ने रहमतुल्लाह के हाथ में नोटों की गड्डी पकड़ाई। वो शख्स रहमतुल्लाह को हिदायत देते हुए तेजी से पिछले दरवाजे से निकलता, कुड़ी में चेहरा छुपाए रात के अंधेरे में गायब था। रहमतुल्लाह ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और जाते हुए शख्स के चेहरे के लिए चेहरा आसमान की जानिब उठाकर दुआ की, "ए अल्लाह की हिफाजत कर, तू सब जानता है, हर हकीकत से वाकिफ। मुंह में बोलता हुआ वापस कमरे में आकर बैठ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक का साथ जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।